Assalamualaikum. Welcome to Star Center Pakistan Studies सेकेंड ईयर द अलीगढ़ मूवमेंट। पेज नंबर आप लोगों का 12 है। बैकग्राउंड ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था? इंडियन अथॉरिटी वाज शिफ्टेड फ्रॉम द मुस्लिम टू द ब्रिटिश हैंड्स। इंडियन जो हुकूमत थी, यानी बरसगीर में जो हुकूमत थी, वो मुसलमानों के हाथों से, यानी कि मुगलों के हाथों से बरतानवी हुकूमत में तब्दील हो गई थी, यानी कि बरतानिया की हुकूमत आ गई थी बरसगीर में एज ए रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और ऐसा इसलिए हुआ था कि 1857 की जंग आज़ादी जो है उसमें जो मुसलमान थे वो नाकाम हो गए थे, ठीक है। और उसके नतीजे में बरतानिया ने पूरे बरसगीर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया था हुकूमत पर। दिस ग्रेट डिबैकल, डिबैकल एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। डिबैकल का मतलब होता है शॉक या फेलियर, जिसे हम उर्दू में सदमा कहते हैं, ठीक है। डिबैकल शॉक कहते हैं बहुत बड़ा सदमे को। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द साउथ एशिया सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। पूरा मुकम्मल ढांचा जो था सोशल एशिया का, जो कि सोशल, मुआशी और फिर पॉलिटिकल, सियासी तौर पे लोगों की जो ज़िंदगियां थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी और बड़ी गहराई तक जड़ें जो हैं इसकी तबाह हो गई थी। लोगों की यानी कि सियासी और मुआशी जो हालात हैं वो एकदम से बदल गए थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। दिस कोर्स ऑफ इवेंट्स गेव बर्थ टू अ पर्सन लाइक सैयद अहमद खान। हालात की इन खराबी के नतीजे में एक ऐसे शख्स सामने आए जो कि सर सैयद अहमद खान के नाम से जाने जाते हैं। सर सैयद अहमद खान हैड स्टूड बाय द साइड ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सर सैयद अहमद खान बरतानवियों के साथ खड़े रहे जंग आज़ादी में एंड सेव द लाइव्स ऑफ मैनी इंग्लिश जेंटलमैन एंड देयर फैमिलीज। और उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ मोअज़्ज़िज़ घरानों के ख़ानदानों के लोगों की जानें बचाईं। दिस हैड नॉट हैपेंड एक्सीडेंटली, ये बिल्कुल भी हादसाती तौर पर नहीं हुआ था। ही हैड डन ऑल दिस विथ फुल कमिटमेंट। कमिटमेंट इरादे को कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा पूरे अज़्म और इरादे के साथ किया था, यानी ये अचानक नहीं हुआ था। एक्सीडेंटली होता है ना, बिल्कुल हादसाती तौर पे किसी चीज़ का होना, तो ये सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि सर सैयद अहमद खान ने ये सब इरादे के तौर पर किया था। इन द चेंज सर्कमस्टांसेस, बदलते हुए हालात में सर सैयद अहमद खान बिलीव्ड, को यकीन था, इट वाज नॉट अ वाइज पॉलिसी फॉर द मुस्लिम टू अडॉप्ट एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड। एंटेगोनिस्टिक एटीट्यूड जो होता है ना, वो होता है मुखालिफाना रवैया टुवर्ड्स द न्यू रूलर्स ऑफ द इंडिया। इंडिया के हुक्मरान जो नए थे उनके खिलाफ, एंड इनकर देयर एंगर, और उनके ऊपर अपने गुस्से निकालना। यानी मुसलमान जो थे वो इंडिया में नए आने वाले हुक्मरानों पर जो अपने गुस्सों का इजहार कर रहे थे, सर सैयद अहमद खान उसके खिलाफ थे। सर सैयद अहमद खान ये कहते थे कि मुसलमानों को हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना होगा, उन्हें अपना रवैया तब्दील करना होगा। Sir Sayyid Ahmad Khan advised to the Muslim to adopt a policy of conciliation, and conciliation का मतलब होता है मफाहमत का रवैया इख्तियार करना, ठीक है। conciliation लफ्ज़ से मुराद ये होती है ऐसा रास्ता निकालना जिसमें आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके, एंड फ्रेंडशिप टुवर्ड्स द ब्रिटिश, abstain from indulging into politics, acquire modern education, try to secure maximum government service and be loyal to the British government। सर सैयद अहमद खान का कहना ये था, अब जबकि बरतानवी हुकूमत आ चुकी है तो मुसलमानों को ज़हनी तौर पर इस हुकूमत को कबूल कर लेना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि वो बजाय तरह तरह के फजूल किस्म के मुजाहरे करने या इस चीज़ पर अपने गुस्सों के इजहार करने की अपनी तालीम पर, आला तालीम पर तवज्जो दें, और सियासत में दाखिल हुए बगैर आला ओहदों पर आला तालीम हासिल करके ब्रिटिश हुकूमत के साथ मफाहमत से चलें। सर सैयद अहमद खान्स कॉन्सिलेटरी एफर्ट्स टेकन कलेक्टिवली आर एज नॉन एज अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ की जो तहरीक थी वो सर सैयद अहमद खान की इसी
आपस में मुसालिहाना जो रवैया इख्तियार करने की कोशिशें थी, उसी का नतीजा थी। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी एप्रिशिएटेड हिज एफर्ट्स। एक बहुत बड़े इंडिया के मुसलमानों की कम्युनिटी ने उनकी इन कोशिशों को सराहा और स्टूड बाय हिज साइड, और वो उनके साथ खड़े रहे। वाइला स्टिल लार्जर पार्ट डिडंट सी आई टू आई with him and opposed him bitterly. To them, Sayyid Ahmad Khan's policy would hurt the national and religious pride of the Muslims. ये सारे पैराग्राफ में ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि सर सैयद अहमद खान जो थे, उनकी इस कॉन्सिलेटरी एफर्ट्स जो थी, उनको दो तरह से देखा गया था। एक जमात मुसलमानों की वो थी जो उनके साथ खड़ी थी और कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुसलमानों को वक्त के साथ चलना होगा। और जबकि दूसरी जमात उनके खिलाफ थी और वो ये सोचती थी कि सर सैयद अहमद खान जो हैं वो मुसलमानों की इज्जत और वक़ार को गिरा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के रवैये सर सैयद अहमद खान को इस तहरीक अलीगढ़ के नतीजे में देखने को मिले थे। Notwithstanding the sincerity of purpose, Sir Sayyid Ahmad Khan Rahmatullah Alayh may have the opponents believed following his policy would mean eternal slavery for the Muslims of the India. अबदी गुलामी, इटर्नल से मुराद ये कि हमेशा के लिए गुलामी है। और वो कहते हैं कि ना सिर्फ जो लोग सर सैयद अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ से वाकिफ़ होने के बावजूद जो उनके मुखालिफिन थे, उनका ख़्याल था कि उनकी इस पॉलिसी के पीछे जो है मुसलमानों की अबदी जो गुलामी है वो सामने आएगी। ठीक है, और हमेशा के लिए मुसलमान गुलाम हो जाएंगे उनकी बातों पर अमल करके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर सैयद अहमद एफर्ट्स कैन बी summed up in 4 points. सर सैयद अहमद खान की कोशिशों के मकासद को 4 नकात में बयान किया जा सकता है। टू ब्रिंग अबाउट कॉन्सिलेशन अमंग द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश। सबसे पहला मकसद उनका ये था कि मुसलमानों और ब्रिटिश जो हैं उनके दरमियान कॉन्सिलेशन यानी कि मफाहमत करवाना। टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स, impart English language and learning and make the Muslim familiar with the British culture and way of life. दूसरा मकसद उनका मुसलमानों में तालीम फैलाना, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना और सिखाना और मुसलमानों को बरतानवी सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी से आशना करना था। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले शख्स थे जिनको ये एहसास हुआ था कि जिस तरह से उस वक्त मुसलमानों के दिल में ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का एलिमेंट पैदा हो गया था, तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि ना क्या बुराई है इसमें कि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज मुसलमान सीखें और उनकी ज़ुबान को सीखें और थोड़ा सा अपना जो जारहाना रवैया है उसको ठीक करें, ताकि तालीमी मैदान में मुसलमान आगे बढ़ सकें। यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान बेसिकली एक रोशन ख्याल आदमी थे। टू मेक द मुस्लिम्स लॉयल सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुसलमानों को बरतानवी हुकूमत की वफ़ादार रियाया बनाना भी उनके मकासद में शामिल था। पेज नंबर 13 पे आ गई हूँ मैं, और चैप्टर नंबर आपका 1 है जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान स्टडीज़ है मेरे पास इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास 12 की। ठीक है, नंबर 4 पे आपका पॉइंट है टू डेवलप फ्रेंडली एंड गुड नेबरली रिलेशंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द अदर इंडियन नेशंस। सबसे इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा मकसद था वो मुसलमानों और दूसरे जो इंडियन नेशंस थी उनके दरमियान में दोस्ताना और हमदर्दाना जो एक किस्म का रिलेशनशिप है उसको कायम करना। ठीक है, यानी दोस्ती करवाना बेसिकली मुसलमानों की तमाम दूसरी कौमों के साथ। सैयद्स एफर्ट्स यानी सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशें, क्या कोशिशें की थी उन्होंने, ये एक ख़ास इसके हवाले से सवाल आते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान टुक फॉलोइंग मेजर स्टेप्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स। अपने मकासद को की कामयाबी के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, जिनमें सबसे नंबर 1 पे है काजेज़ ऑफ इंडियन म्यूटनी। हिंदुस्तानी बगावत के जो असबाब थे वो क्या थे, ये इनको नुमाया किया था इन्होंने इन 1859। बेसिकली उन्होंने इस जो पॉइंट है इसमें उन्होंने क्लियर की थी पोजीशन मुसलमानों की कि चंद लोगों की बगावत है ये, ना कि सारी कौम की बगावत थी और कोई आज़ादी वगैरह के लिए जंग आज़ादी नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि ये एक गलतफहमी थी। ठीक है, इन 1859
सर सैयद wrote a book titled असबाब बगावत हिंद। 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक किताब लिखी जिसका उन्वान था असबाब बगावत हिंद, स्पेशली मेंट फॉर रीडिंग बाय द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ख़ास तौर पर लिखी गई थी ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स इसको पढ़ें। इन दिस बुक ही ट्राई टू प्रूव दैट द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज बाय नो मीन्स अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें उन्होंने क्लियर किया कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जंग आज़ादी इसका मतलब नहीं था 1857 में होने वाली बगावत का। दिस वाज जस्ट एन अप हैवल स्पर्ड बाय अ फ्यू ट्रबल मॉन्गर्स। ठीक है, ट्रबल मुसीबत के मारे मॉन्गर्स लोग, ठीक है, मुसीबत के मारे बेचारे लोग जो थे उनकी तरफ से ये एक मामूली सी साजिश थी या बगावत थी जिसको जो बढ़ते बढ़ते गलत रंग इख्तियार कर गई। ही सेड दैट सर्टेन अनवाइज पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो पेव वे फॉर द अनरेस्ट दैट रिजल्टेड इन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उन्होंने कहा अपनी किताब में कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई गई थी जो कि गरीब लोगों के ख़िलाफ़ थी और जिसकी वजह से ये बुरा हादसा पेश आया, यानी जंग आज़ादी जो हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत नुकसान हुआ था। द मुस्लिम्स जनरली लाइक टू लेबल द 1857 इवेंट्स एज वार ऑफ इंडिपेंडेंस बट सर सैयद ऑलवेज कॉल्ड इट अ म्यूटनी। ठीक है, म्यूटनी यानी कि बगावत। तो मुसलमान जो हैं वो इसको टाइटल देते थे या लेबल देते थे 1857 की वाक़यात को वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, यानी जंग आज़ादी। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने हमेशा इसे बगावत के नाम से याद किया, यानी कि म्यूटनी के नाम से। द लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के लॉयल मोमडन्स थे उनके बारे में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। In the year 1860, Sir Syed launched a magazine under the title of the Loyal Mohammedans of India. दरअसल सर सैयद अहमद ख़ान ने लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया के नाम से एक मैगज़ीन शुरू किया था जो कि 1860 है ये 1860 में उन्होंने जिसका इजरा किया था। इन दिस मैगज़ीन ही स्टार्टेड हाईलाइटिंग द सर्विसेज ऑफ दोज मुस्लिम नोबल्स हु हैड पुट देयर लाइव्स इन डेंजर टू सेव द लाइव्स ऑफ द ब्रिटिश। ये क्लियर करने की मुसलमानों की पोजीशन एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि उन्होंने इसके ज़रिए ये बताया था कि इस रिसाले में कहा गया था कि ब्रिटिश जो है उनके ऑफिसर्स और सिटीजन्स की 1857 के बगावत के वाक़यात में जब उनकी जानें ख़तरे में थीं तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी जानें बचाईं और उन मुसलमानों के ज़िक्र किए थे सर सैयद अहमद ख़ान ने इस रिसाले में। सम अदर रिकॉन्सिलेटरी एफर्ट्स, इसके अलावा रिकॉन्सिलेटरी होती हैं मसालेहाती, दोस्ती करने की कोशिशें। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ब्रिटिश रूलर्स एंड द मुस्लिम क्लोजर टू ईच अदर सर सैयद रोट अ नंबर ऑफ बुक्स एंड ट्रैक्ट्स। मोस्ट नोटेबल अमंग दीज वर तहकीक लफ्ज़ नसारा, ठीक है, ताबीनुल कलाम, ये तबय्युनुल कलाम है बेसिकली उर्दू में। ठीक है, आ कमेंट्री ऑफ द बाइबल जो कि बाइबल की कमेंट्री थी, और रिसाला अहकाम तहम, ठीक है, तहमे अहले किताब एंड अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। ठीक है, और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का जो गज़ट था, ठीक है, ये कुछ चंद किताबों के नाम हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें और ट्रैक्ट्स लिखे जिनके ज़रिए उन्होंने मुसलमानों की जो क्लियर करने की पोजीशन बहुत कोशिश की कि मुसलमानों की जो खिलाफ ब्रिटिश जो है उनके दिल में जो कि एक बात बैठ गई है कि मुसलमान जो हैं वो बागी है या बगावत कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि ये ज़रा माहौल ठीक हो। इसके लिए उन्होंने ये अहम कोशिशें की। नंबर 4 पे हमारा पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग द डेज ऑफ सर्विस। सर सैयद अहमद ख़ान इंस्टीट्यूटेड स्कूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। मुरादाबाद 1859, मुरादाबाद में 1859 में उन्होंने एक स्कूल कायम किया, और गाज़ीपुर में 1862 में,
उस दौर में ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इन 1863 1863 में सर सैयद अहमद खान launched an institution with the purpose of translating important scholarly works from English to Urdu. He gave it the name of Scientific Society. उन्होंने इसको साइंटिफिक सोसाइटी का नाम दिया, ठीक है, और अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करने के लिए, ठीक है, इन्होंने सोसाइटी का काम किया, यानी कि उर्दू में तर्जमा करके वही किताबें जो इंग्लिश में थी। और ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी आसानी के लिए लोगों की, ताकि वो ट्रांसलेट होने के बाद इन किताबों को आसानी से अपनी ज़ुबान में समझ सकें, ठीक है। स्टडी ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। सैयद विजिटेड इंग्लैंड इन द ईयर 1869 1869 में, ठीक है। ही मेड गुड यूजेस, उन्होंने विज़िट किया इंग्लैंड का, और गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी बाय विजिटिंग द मोस्ट prestigious of the British educational institution. He made a deep study of the curriculum of these institutions, and on his return to India established a committee named ख्वास्तगराने तरक्की तालीम मुसलमानान हिंद, सोल पर्पस ऑफ दिस, ठीक है। इसमें ये कह रही हैं कि बरतानवी जो तालीमी निज़ाम था, इसका मुताला सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान का दौरा किया। इस मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए उन्होंने बरतानवी तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ तालीमी इदारों का, यानी कि जो हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उनका दौरा किया उन्होंने, और इन इदारों के निसाब का गहरा जो उनका करिकुलम था उसको अच्छे तरीके से मुतालिया किया उन्होंने, उसको रीड किया, और फिर उसके ऊपर सही ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान वापसी पर एक ऐसी कमेटी कायम की जिसका नाम ख्वास्तगराने तालीम अल मुसलमान हिंद था, ठीक है। और इसका वाहिद मकसद तो जो था, पेज नंबर है 14 मेरे पास, और चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्लास सेकेंड ईयर है, पाकिस्तान स्टडीज़, और हमारा टॉपिक सर सैयद अहमद ख़ान की एफर्ट्स का था। और अब हमारा पॉइंट नंबर 6 ख़त्म होने वाला है। इसकी लास्ट लाइन है, कमेटी वाज टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इस कमेटी का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करना था इंडिया में, कन्फर्मिंग टू द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, ब्रिटिश म्यार के मुताबिक, ठीक है। ऐसे इदारे कायम करना था, ऐसे स्कूल और कॉलेज कायम करना था जिनसे जो यहाँ के जो बच्चे थे वो बरतानवी म्यार के मुताबिक पढ़ सकें, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द MAO स्कूल्स, स्टैब्लिशमेंट की गई MAO स्कूल्स की। एज द फर्स्ट स्टेप द कमेटी ख्वास्तगराने तरक्की तालीम मुसलमानान हिंद established a school at Aligarh in the year 1875. It was named Mohammedan Anglo Oriental School, ठीक है, यानी कि इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा गया, जो इस कमेटी ने सबसे पहला जो स्कूल 1875 में कायम किया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द MAO कॉलेज, इसके साथ ही MAO कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट पे काम हुआ, और 1877 में यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने, द MAO स्कूल वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ द कॉलेज। यही MAO स्कूल जो है 1877 में कॉलेज के लेवल तक पहुँच गया। वाइसरॉय लॉर्ड लेटन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कॉलेज एंड डोनेटेड अ सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम हिज ओन पर्स, ठीक है। उन्होंने अपने पास से 10,000 रुपये का फ़ंड भी दिया, और इसके अलावा इसी कॉलेज के लिए, और वाइसरॉय लॉर्ड लेटन लेड जो थे, इन्होंने इसका संग बुनियाद रखा था, ठीक है। यानी कि इसको जब कायम करते हुए सबसे पहला जो कोशिश की थी वो उन लोगों में ये शामिल थे, ठीक है, संग बुनियाद रखना या किसी चीज़ की बुनियाद रखना, ठीक है। और 10,000 रुपये की उस वक्त बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट में पे भी इन्होंने काम किया। ये 9 पॉइंट है इसका।
to motivate the Muslims for acquiring modern knowledge. Sir Sayyid established modern educational conference in the year 1886. 1886 में, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, ठीक है। एनुअल मीटिंग्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड एट डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया में मुख्तलिफ जगहों पर इस कॉन्फ्रेंस के इजलास हुए। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906। मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ये डेट आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ढाका। इसी तरह की एक सालाना जो जलसा था उसमें मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई। पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास पॉलिटिकल सर्विसेज एंड द टू नेशन थ्योरी। सर सैयद सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स आर हाईली मेरिटोरियस। मेरिटोरियस कहते हैं काबिल तारीफ जी, इसको बहुत बड़ा काम करना किसी का, बहुत इज्जत वाला काम, ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग बनता है डिजर्विंग ऑफ ऑनर और स्टीम्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसका काबिल तारीफ आएगा। फॉलोइंग आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिनमें से कुछ ज़्यादा अहम हैं। एज ए मेंबर ऑफ द imperial legislative council he took up the Indian problems very effectively with the Indian government। imperial legislative council के मेंबर होने की वजह से उन्होंने हिंदुस्तानी मसाइल को हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ बहुत मौसर तरीके से उठाया। यानी कि उनका जो अंदाज़ था ना बात ऊपर तक पहुंचाने का, वो बहुत ज़बरदस्त था। उनकी बात सुनी जाती थी, ठीक है, क्योंकि वो उनको सलीका आता था बात करने का। यहाँ पे इससे मुराद ये है। In the year 1867, the Hindus of Banaras launched a movement to demand that Urdu should be replaced by Hindi as official language। बनारस के जो हिंदू थे उन्होंने 1867, ये आपने 1867 की डेट याद रखनी है, सन याद रखना है, ठीक है। उन्होंने डिमांड की कि उर्दू को ना रिप्लेस किया जाए हिंदी के साथ, ठीक है, यानी उर्दू की जगह हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैहु वाज अ ग्रेट प्रोटैगोनिस्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गॉट अटरली डिसअपॉइंटेड एट दिस अनफ्रेंडली गेस्चर, ठीक है। प्रोटैगोनिस्ट इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, उसका मतलब होता है हामी थे, ठीक है। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े हामी थे या मानने वाले थे। तो जब उन्होंने ये मुतालबा सुना बनारस के हिंदुओं का तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुए, ठीक है, इस गैर दोस्ताना किस्म की डिमांड से उनकी, कि उन्होंने ये कहा कि हिंदी को जो है उर्दू के साथ तब्दील कर दिया जाए। हिज डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ डायरेक्ट corollary ऑफ सच हिंदू ओवरचर्स, ये लफ्ज़ होता है, इसको ओवरचर्स भी पढ़ते हैं और इसको ओवरटर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओवरचर्स या ओवरटर्स, इस लफ्ज़ का मतलब होता है रस्मी गुफ्तगू का आगाज़ करना या तहरीक। यहाँ पर इसके मुराद इंतहा पसंद हिंदुओं से है, ठीक है, इस वर्ड का इस्तेमाल हिंदुओं के लिए हुआ है, ठीक है। और करोलरी जो है ना वो नतीजा होता है, ठीक है। तो उनकी ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की इंतखाबी हलके की डिमांड थी ना, ये डायरेक्ट जवाब था इस टाइप के इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए, ठीक है। यानी नतीजा निकला इस सूरत में कि सर सैयद ने फिर ये जवाब दिया। और क्या जवाब दिया उन्होंने कि ही डिमांडेड दैट द नंबर ऑफ द मुस्लिम सीट्स इन द वॉइस रॉयस कौंसल्स, वॉइस रॉय की कौंसल में शुड बी फिक्स्ड। मुसलमानों के जो सीट्स हैं, नशिस्तें हैं, वो मखसूस होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। द हिंदू वोटर्स शुड इलेक्ट हिंदू मेंबर्स, और हिंदू वोटर्स जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो हिंदू मेंबर्स को सिलेक्ट करें, वाइल द मुस्लिम मेंबर्स, जबकि मुसलमान मेंबर जो हैं शुड बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। उनको सेलेक्ट करने के लिए, उनको मुंतखब करने के लिए मुसलमान वोटर्स ही होने चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि उर्दू की जगह हिंदी आनी चाहिए, इब्तदाई जो था हमला उस तरफ से हुआ था, हिंदुओं की तरफ से, तो उसके जवाब में फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मुतालबा कर दिया। यहाँ पे ये बात हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये मैं नेक्स्ट आपको प्रोग्राम दूंगी।
ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत अक्लमंदाना और दानिशमंदाना कोशिशें की थी, एफर्ट्स उनकी बहुत ज़बरदस्त थी इस सिलसिले में, जो कि हमने पढ़ी। पेज नंबर 12, 13 और 14 मैंने आपको पढ़ाया है। और दी अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया डिटेल से। सर सैयद अहमद ख़ान की एफर्ट्स जो थी इस सिलसिले में, ठीक है, ये इन्होंने 10 पॉइंट्स इसके बना के दिए हैं आपकी बुक में, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, काफ़ी है ये, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये टॉपिक जो है ये मैं आपको नेक्स्ट दूंगी। तो पेज नंबर 14 पे जो आपका चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट